See today's lecture, following sum we will do. Following is the trial balance of Sona and Mona. They are having a LLP business, limited liability partnership. They share profits and losses in the ratio of 3:2. 3 share of profit to Sona, 2 share of profit to Mona, 3:2. From the following balances and adjustments, prepare trading and profit and loss account for year ending 31st March 2018 and balance sheet on the same date. ट्रायल बैलेंस अगर दिया है तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड मतलब असेट या एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी या इनकम. ये बीइंग बीकॉम स्टूडेंट्स, TY, I hope you all are very sure with that कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड मतलब असेट या एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम या लायबिलिटी. तो ये स्टॉक ऑन 1/4/2017 ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक. तो ये हम किधर बताएंगे? इंक्रीज या डिक्रीज इन इनमें स्टॉक. हम लोग ये LLP में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते, तो हमें पता चलता है इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक. ये कहाँ पे आएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वहां पे इनकम में पहले हम नेट टर्नओवर बताते, अदर इनकम बताते, उसके बाद वी विल शो इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक. How do we get increase or decrease in stock? Closing stock minus opening stock. तो closing stock तो यहाँ दिया है. फिर इसके बाद we have purchases and sales. So purchases directly दिया है, तो expenses में purchases made for resale में आ जाएगा, और sales हमारा net turnover. अगर returns होगा तो माइनस करेंगे दोनों में, राइट. अगर रिटर्न्स होगा परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न. ड्राइंग है, कंट्रीब्यूशन. अकाउंट में ड्राइंग सिर्फ दो ही पार्टनर है, डेबिट साइड में आ जाएगा. रिटर्न्स, डेबिट साइड का रिटर्न्स कौन सा है? डेबिट साइड का रिटर्न्स कौन सा है? डेबिट साइड का कौन सा होता है? परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? डेबिट साइड में जो रिटर्न होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, क्योंकि सेल्स इज इन द क्रेडिट साइड, रिटर्न्स ऑपोजिट साइड में होता है. बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट. परचेस रिटर्न इज गिवन इन द क्रेडिट साइड. सो ये जो 3600 है ये क्या है? सेल्स रिटर्न है. 1500 है परचेस रिटर्न. सी दिस शोस आपको रिवाइज करना है. तो ये 3600 क्या है? सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में जो है, और क्रेडिट साइड में जो है परचेस के ऑपोजिट साइड में परचेस रिटर्न होता है, और सेल्स के ऑपोजिट साइड में सेल्स रिटर्न, क्योंकि दोनों लेस किया जाता है. जैसे ड्राइंग लायबिलिटी में लिखते हैं, बट लायबिलिटी में लिखते हैं हम लोग ड्राइंग्स, राइट. लेकिन ड्राइंग्स तो लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, पर ड्राइंग तो डेबिट साइड में, क्योंकि हम ड्राइंग लेस करते हैं, इसलिए इट इज इन द डेबिट साइड. वेजेस ये पर्सनल एक्सपेंस है ना. वेजेस प्रोडक्टिव रहने दो, अनप्रोडक्टिव रहने दो, सैलरीज रहने दो, ये तीनों आएगा पर्सनल एक्सपेंस. जो भी एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को जो भी पैसा देंगे, इंसेंटिव, स्टाफ वेलफेयर, एवरीथिंग, बोनस, everything will come in personal expense. Rent rate office expense. Rent rate इंश्योरेंस कहाँ आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस में. बैड डेट सेल से रिलेटेड होता है. डिस्काउंट कब देते हैं? जब सेल करते हैं. देखो ये डिस्काउंट दोनों है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम. क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट आया है 1500 वो इनकम है, और इनकम हम किधर दिखाते? अदर इनकम में. पर ये 1950 ये सेल्स
सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। मशीनरी किधर आएगा? मशीनरी किधर आएगा? फिक्स असेट में, उसमें में ग्रॉस फिक्स असेट चाहिए, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे तो मिलेगा नेट फिक्स असेट। याद है फॉर्मेट? ग्रॉस फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन, हमें मिलता है नेट फिक्स असेट। बिल्डिंग और मशीनरी दोनों हमारा फिक्स असेट में आ जाएगा। डेटर क्रेडिटर, डेटर इज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर इज ट्रेड पेएबल। कैश आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैपिटल आ जाएगा कंट्रीब्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग करते हैं बट शॉर्ट पीरियड के लिए इस बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक का 28,000। सो ये एक तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड इन्वेंट्रीज हमारे असेट में, इन्वेंट्रीज में बताएंगे 28,000। आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस 300। प्रोडक्टिव वेजेस में एडजस्टमेंट है, ऐड करेंगे। सी आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? बिलोंग करते करंट ईयर में बट अभी तक पे नहीं किया तो ऐड करेंगे। और लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज में बताएंगे। सारे आउटस्टैंडिंग हम अदर लाइबिलिटी में बताते हैं। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। तो प्रोविजन के लिए टैक्स का कुछ दिया है क्या देखते हैं। फिर रेंट रेट्स इंश्योरेंस इंक्लूड ₹800 paid for 1 year ending on 30th June 2018। हमारा साल 31 मार्च को खत्म होते हैं बट हमने इंश्योरेंस कब तक पे किया है? तो कितना महीना एक्स्ट्रा? मार्च तक, अप्रैल मई जून, 3 months प्रीपेड। प्रीपेड मतलब लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा और रेंट रेट इंश्योरेंस में प्रीपेड है तो लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग को ऐड करते, प्रीपेड को लेस करते, माइनस करते। डेटर में डाउटफुल डेट्स निकालना है और वो हम लोग सेलिंग में फिर बताएंगे। बैड डेट्स उधर आता है ना 5% डेटर्स पे। फिर मशीनरी और बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे 10%। लेट अस मार्क द डेटर बिकॉज डेटर में आरडीडी है, मशीनरी एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन। वी कैन स्टार्ट द सम नाउ। तो सबसे पहले लेट अस कम टू द बैलेंस शीट। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आता है पार्टनर्स। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? पार्टनर्स का फंड। उसमें हम लिखते हैं कंट्रीब्यूशन रिसीव। कंट्रीब्यूशन रिसीव का एक शेड्यूल बना लेते हैं। शेड्यूल्स में पहला वाला कंट्रीब्यूशन रिसीव। Let us prepare two partners, particulars, two partners and particulars. पार्टनर्स का नाम क्या है? सोना एंड मोना ना, या मोना एंड सोना लिखा है? सोना एंड so particulars सोना मोना particulars so now tell me contribution मतलब liability, पार्टनर्स का फंड, उसको कौन सा बैलेंस रहेगा?
क्रेडिट कौन सा बैलेंस रहेगा, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। देखो कैपिटल का कौन सा बैलेंस दिया है, 52,500, 67,500, 52,500, 67,500। ड्रॉइंग्स है क्या इन दोनों का, ड्रॉइंग्स है तो वी विल शो इन द डेबिट साइड। ड्रॉइंग्स का अमाउंट देखो कितना है, सोना मोना 16,500, 15,000। So we will write here 16,500 and 15,000। ये हो गया। इसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा, इसको बंद करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सी ये पार्टनर्स का बैलेंस, ये उनका ड्रॉइंग्स, करंट ईयर प्रॉफिट मिल जाएगा तो कंट्रीब्यूशन का बैलेंस आ जाएगा, अभी नहीं होगा। सो वी कैन मूव अहेड। ये तो इधर नहीं लिख सकते, बट नाउ व्हाट वी विल डू इज सेकेंड वन, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्वेश्चन में देखो कोई बैंक लोन कुछ है क्या, चेक इन द क्रेडिट साइड। कोई बैंक लोन है, कोई अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर क्रेडिटर को बोलेंगे ट्रेड पेएबल। दोनों है ना, 15,000, 45,000। तो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटीज में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कितना है, हाउ डू आई नो, इन ब्रैकेट आई विल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स 45,000। बिल्स पेएबल भी नहीं है, नहीं तो ऐड करके लिखते। अभी इधर एक आएगा अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज में क्या आएगा, प्रोडक्टिव आउटस्टैंडिंग वेजेस। प्रोडक्टिव आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है देखो, 300 ना, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस। एडजस्टमेंट में देखो, अगर सिर्फ प्रोडक्टिव वेजेस है तो वो तो एक्सपेंस है, वो तो हमारा पीएनएल अकाउंट में आएगा, पर्सनल एक्सपेंस में। बट ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी में आएगा। सारे आउटस्टैंडिंग तो अदर लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो ये कितना है, 300। So I will write here 300। ये सबको ऐड करेंगे तो लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा, बट इनकम्प्लीट है। इसमें आ जाएगा असेट्स। असेट में सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस फिक्स असेट्स, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एंड amortization। Can anyone tell me amortizations किसके लिए रहता है? Amortizations क्या है? Does anyone of you know what is amortizations? Amortizations are for reduction in the value in intangible assets. जैसे depreciation is for reduction in the value of tangible assets. Amortization is for intangible fixed assets, because fixed asset में ही दोनों आते हैं, tangible भी intangible। अगर intangible assets का value reduction हुआ तो उसका amortization बोलते हैं। जब tangible assets का value reduction होता है तो उसको depreciation बोलते हैं। पर यहाँ पे दोनों दिया है, अगर कोई intangible assets होगा तो उसका भी reduction write off करेंगे हम, बट उसको बोलेंगे amortization। इसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 2।
Let us prepare note number 2. Note number 2 for fixed assets. इधर हमें 3 चीज चाहिए, तो what I will write particulars और 3 columns. Particulars. Here I will write gross fixed assets. Here I will write depreciation and amortization. इधर लिखेंगे net fixed assets. अब 2 assets है, कौन सा? बिल्डिंग और मशीनरी. उसका ग्रॉस वैल्यू क्या है देखो, बिल्डिंग और मशीनरी का कितना वैल्यू दिया बैलेंस शीट में, 22,500 and 54,300. 22,500 क्या 22,500 है बिल्डिंग, मशीनरी है 22,500 और बिल्डिंग है 54,300. राइट, 54,300. अब बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन. टेक्स्ट बुक में दे, अपना क्वेश्चन में देखो, बिल्डिंग में 5% डेप्रीसिएशन, मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन. So take down 5% depreciation, 27, and same way 10%, 2250. लेस करेंगे तो नेट फिक्स एसेट आ जाएगा. लेस करेंगे तो नेट फिक्स एसेट आ जाएगा. How much you are getting? 51,585 and यहाँ पे मिलेगा 20,250. Now add करो, ग्रॉस का कितना आ रहा है 76,800 और डेप्रीसिएशन आ रहा है 4,965. डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन लेस होता है, इससे मैंने ब्रैकेट में बताया. बट एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन के हेड में जब लिखेंगे ना, ऑलरेडी एक्सपेंस माइनस करके लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे जस्ट शो करने के लिए ऐसे लिख, माइनस करेंगे तो नेट फिक्स एसेट मिलता है. वो कितना है 71,835. यही 3 फिगर चाहिए हमें, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. Let us write here 76,800 लेस करेंगे तो 4,965 और नेट अमाउंट क्या, नेट फिक्स एसेट का 71,835. ये मिल गया. इसके बाद लिखेंगे लोन्स. इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, हमने पूरा क्वेश्चन देखा ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं तो इसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखते. लोन्स एंड एडवांसेस में हमें लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, रेंट इंश्योरेंस, वो लिखे. कितना है जरा निकालना पड़ेगा हमें. प्रीपेड रेंट जो है वो जून तक का, हाँ 3 जून फुल्ली से, फुल अमाउंट इज 800, फुल ईयर का 800 है, तो 3 महीने का प्रीपेड है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 200 आएगा शायद. लेट अस डू दैट वर्किंग नोट में. चलिए, तो इसके लिए मैं नोट करने का जरूरत है क्या, 800 ये 12 महीने के लिए है, तो 3 महीने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. चलिए, तो इधर मैं बताती हूँ, 800 ये 12 मंथ्स के लिए है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. डू यू गेट 200? 200 हमारा लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड रेंट इंश्योरेंस, ये मिल गया.
इसके बाद लिखेंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना है, इसे 28,000, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 है। इसके बाद लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें आरटीडी है ना, तो नोट बना देते, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स, अमाउंट कितना है डेटर्स का, देखो डेटर्स का अमाउंट कितना है 76,500 लेस आरटीडी। आरटीडी कितना परसेंट है, 5%। कितना आ जाएगा 325। तो माइनस करेंगे तो हमें डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा जो कि है 72,675। तो लेट अस राइट हियर 72,675, ये भी हो गया। फाइनली लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो कैश एट हैंड, कैश एट बैंक कुछ दिया है क्या, दोनों दिया तो नोट बनाना पड़ेगा, बट अगर एक ही दिया है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। जितना मैंने क्वेश्चन में देखा सिर्फ कैश बैलेंस है 1500, कैश एट हैंड कैश एट बैंक दोनों नहीं है, तो नोट क्यों बनाए, डायरेक्टली 1500 लिख लेते। एक से ज्यादा रहेगा तो नोट बनाएंगे, कुछ वर्किंग रहेगा तो नोट बनाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। दिस इज डन, सो वी गेट आवर टोटल ऑफ द assets. Now we will go to our income and expenditure. इसमें सबसे पहले आ जाएगा इनकम। इनकम में आ जाएगा नेट टर्नओवर। तो इसके लिए नोट बना देते, रिटर्न्स है ना, नोट नंबर क्या है 4, 3 के बाद 4 ना, 4 में लिखेंगे नेट टर्नओवर। मुझे बताओ सेल्स कितना है, हाउ मच इट इज, सेल्स 1,87,500। इसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स। सेल्स का रिटर्न डेबिट साइड में होता है 3,600, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 183,900। तो हम लोग इधर लिखेंगे 183,900। नेक्स्ट लिखेंगे अदर इनकम। क्वेश्चन में जाओ, कौन सा इनकम दिया है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, सेल्स के अलावा कौन सा दूसरा इनकम दिया है, देखो डिस्काउंट, करेक्ट, ओनली वन इनकम। सो चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिस्काउंट। कितना अमाउंट है, रिसीव्ड वाला बोला ना 1500, तो ये हमें अदर इनकम भी आ गया। अब लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। इसके लिए तो पक्का हमें नोट बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। तो आई विल राइट हियर इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है 28,000। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, लेस ओपनिंग स्टॉक इज अ बिगर अमाउंट 45,000। तो कितना नेगेटिव आंसर आ रहा है, यस,
तो इधर लिखेंगे -17,000, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से बड़ा है ना, तो इधर लिखेंगे हमें मिल जाएगा टोटल 6, तो इसको ए बोल देते। अभी लेस हमारा बी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला है, अगर रॉ मटेरियल दिया है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल, इसमें परचेज रिटर्न है, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते। 6th नोट है, देखो परचेज रिटर्न, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6th वन परचेज। परचेज का अमाउंट कितना है 1,12,500 लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स इज 1,500, यस करेक्ट, रिटर्न्स इज 1,500, तो ये हो जाएगा 1,111 ना, 1,11,000। सो यहाँ पे परचेस हो जाएगा हमारा इसके बाद कुछ हमें स्पेयर्स कंज्यूम कुछ भी नहीं दिया है, बट पर्सोनल एक्सपेंसेस है, मतलब एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। इसके लिए हमें एक और नोट बनाना पड़ेगा, 7th वन पर्सोनल एक्सपेंसेस। इसमें हमको क्या दिया है प्रोडक्टिव वेजेस। कितना अमाउंट है इसमें आउटस्टैंडिंग है ना, कितना अमाउंट है प्रोडक्टिव वेजेस का 5,250, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो कि 300 है ना, तो ये हो जाएगा 5,550। इसके बाद लिखेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्वेश्चन में दिया है देखो अनप्रोडक्टिव वेजेस 900, फिर सैलरीज भी दिया है पर उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हाउ मच, ये सबको ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, वी विल गेट पर्सोनल एक्सपेंस। आर वी गेटिंग 15,750, तो हम लोग जाएंगे इधर लिखेंगे 15,750। इसके बाद पर्सोनल के बाद होता है एडमिन एक्सपेंस। ऑडिट एक्सपेंस कुछ रहेगा तो अलग से लिखेंगे, बट अभी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके लिए एक ही है क्या, रेंट रेट्स एक ही है, बट उसमें प्रीपेड है ना, तो एक क्या करते इसके लिए भी नोट बनाते, एट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या दिया है रेंट, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है इसका 5,100, पर इसमें से लेस करना है प्रीपेड, बट वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 800 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो ये कितना हो जाएगा 4,000। वी विल राइट हियर इसके बाद हम लोग डेप्रीसिएशन अपना सॉरी डेप्रीसिएशन से पहले आएगा सेलिंग एक्सपेंस। बहुत सारा ना बैड डेट्स डिस्काउंट, सो 9th वन सेलिंग एक्सपेंसेस।
सेलिंग एक्सपेंस में क्या है देखो, बैड डेट्स है। बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, ऐड करना पड़ेगा ना न्यू आरटीडी। कितना मिला न्यू आरटीडी, डेटर्स में देखो मिला है, डेटर्स में देखो हमें आरटीडी मिला है 3825 3825, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर कुछ क्या है, डिस्काउंट है, सेलिंग एक्सपेंस में डिस्काउंट, पर ये क्या है, तो इधर ऐसे ही लिख दो डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट जो हमारे लिए एक्सपेंस है ना, वो सेल करते हो डिस्काउंट देते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस 63 करेक्ट है ये। सिक्स थ्री 6375 लिखते, 6375। इसके बाद फाइनली आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये इसके लिए नोट नहीं चाहिए, फिक्स असेट में ऑलरेडी निकाला है ना, 4965 ऑलरेडी फाइंड आउट किया डेप्रिसिएशन। इसके बाद कुछ एक्सपेंस बचा क्या देखो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, कुछ बचा है, कुछ भी एक्सपेंस बचा है क्या देखो, कुछ भी एक्सपेंस बचा है। इसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस देखो, कुछ भी अभी बचा है, सारा हमने लिख लिया है, राइट, सो दिस विल बी नील। अभी इसका टोटल, पहले तो मुझे बताओ ये तीनों का टोटल क्या है, 1,83,900, 1,500 माइनस 17,000, 168,400। ये इसका भी टोटल बताओ, 1,1,1,0,0, 15,750, 4,900, 6,375, 4,965, 142,990। माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स अकाउंट, ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना आ रहा है, आर यू गेटिंग 25,410, 168,400 माइनस 142,990 मिलता है 25,410। अभी ये 25,410 को इधर कंट्रीब्यूशन में डिवाइड करना पड़ेगा बाय नेट प्रॉफिट। क्या रेशियो है, 3:2, 3:2 रेशियो में डिवाइड करो, how much you are getting, 15,246 आ रहे, और इधर 10,64। अब इसको बंद करना है, ये दोनों को ऐड करके कितना होता है, ये दोनों को ऐड करके कितना होता है, ओपन योर कैलसी, 52,500 प्लस 15,246, 67,746। सेम वे 67,500 प्लस 10,164, 77,664। ये दोनों को ऐड कर इधर लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन।
क्या आ जाए, माइनस करो, -15,000 मुझे मिलता है 62,664। ये अमाउंट है 67,746 -16,500, हमें मिलता है 51,240। अभी हमें ना यहाँ पे एक और चीज लिखना है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज क्वेश्चन में ना हमें अलग अलग नहीं लिखना है, दोनों का अपना सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन रिसीव का ये दोनों को ऐड करके लिखते हैं ना। कितना हो गया, 113,910, 113 तो ऊपर, ये तो पूरा कंप्लीट है, ये थोड़ा नीचे चला गया। अब टोटल करो बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का टोटल करो। देखो व्हाट यू आर गेटिंग, आर यू गेटिंग 174,210, राइट। अभी यही सेम यहाँ पे भी देखो, सेम आ रहे क्या, 174,210, और ये सेम आने से वी विल से आवर बैलेंस शीट हैज टैलीड। थैंक यू वेरी मच।